हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल 2022 के फॉर्म निकल चुके हैं। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे इस एग्जाम को हमें क्लियर करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दो कैंडिडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हमारे बिगिनर्स कैंडिडेट हैं जो अभी नई नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। उन्हें 1 से 1.5 महीना हो चुका तैयारी स्टार्ट करे हुए, और सिलेबस उनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो टियर 1 निकालना चाहते हैं सीजीएल का। तो उनको कैसे तैयारी करनी है, एकदम प्रैक्टिकल बात बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप इजीली टियर 1 निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली है, लेकिन पूरी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी अपनी। ठीक है, और दूसरा मैं बात करूंगा उन कैंडिडेट्स के बारे में जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले सीजीएल का एग्जाम दे चुके हैं, या फिर सीएचएल वगैरह निकाल चुके हैं, या फिर 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उनको अब आगे कैसे करना है, किसको फोकस में रखना है, टियर 1 को या टियर 2 को, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीजीएल एग्जाम की। बहुत सारे आप कैंडिडेट दिख जाएंगे, मुखर्जी नगर में रहते हैं, 4-4 साल से 5-5 साल से सीजीएल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनका किसी कारण से एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, जॉब नहीं मिल लग पा रही है। ठीक है, इस साल जो वैकेंसी ज्यादा है, तो उन लोगों का पहले चांस बनता है कि वो लोग इतने सालों तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा पढ़ा भी होगा, तो वो आपसे रेस में अभी मानिए आ गई है, क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी और वो 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो उन्होंने पढ़ाई था, तो वो लोग भी आपके साथ रेस में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इजी इतना नहीं है। ठीक है, जितना सब लोग बोल रहे हैं ना कि बिल्कुल आसानी से निकल सकता है, तो वो नहीं है। थोड़ा हल्के में ना ले, मेहनत करनी है। 100% आप अपना देंगे इन 3 महीने में, तभी एग्जाम निकल पाएगा। इतना आसान ना समझे कि आप सोचे कि थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जब रेस में। आप हर साल जानते हैं 6-7 हज़ार वैकेंसी आती हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट नहीं लग पाते। तो उन लोगों ने जो पढ़ रखा है, तो वो लोग यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वैकेंसी आई है उसमें जरूर आएंगे। तो आपको अपनी तरफ से 100% देना है, काफी ज्यादा मेहनत करनी है, तब जाके आपका टियर 1 निकल सकता है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़े आंकड़ों की बात करें हम, तो हर साल 7 से 8 हज़ार वैकेंसी आती थी, लेकिन इस साल 20 हज़ार वैकेंसी है, तो 3 गुना वैकेंसी हुई है हमारी। ठीक है, 1,14,000 टियर 1 में कैंडिडेट क्वालिफाई करे थे लास्ट ईयर। ठीक है, सीजीएल 2021 में 1,14,000 के अप्रॉक्स बच्चों ने टियर 1 क्वालिफाई करा था। तो 3 गुना वैकेंसी है, तो 3 गुना अगर कैंडिडेट कर दें तो 3 लाख के अप्रॉक्स इस साल टियर 1 क्वालिफाई करेंगे, अगर एसएससी अपने ट्रेंड पे चलता है तो 3 लाख कैंडिडेट्स में अपना नाम लाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, एक सटीक जो रणनीति होनी चाहिए उस पर आपको रहना है। ठीक है, एग्जाम निकालने के 2 ही तरीके होते हैं। देखिए, एक तो आपका हार्डवर्क है, और दूसरा है कि सही डायरेक्शन में हार्डवर्क कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हम 14-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में। सही डायरेक्शन में अगर आप अपना 8-10 घंटे भी देते हैं डेली, तो एग्जाम निकल सकता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बिगिनर कैंडिडेट्स के बारे में, जो भी नई नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके। आपको फोकस करना है सबसे पहले रीजनिंग पे, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स मैं जानता हूं ऐसे हैं जो मैथ्स का कोर्स ले लेते हैं, एसएससी की तैयारी करनी है, मैथ्स का कोर्स परचेज कर लेते हैं, और पूरा दिन बस मैथ्स की वीडियो देखते रहते हैं। तो मैथ्स पर ज्यादा फोकस ना करें। अभी आपको सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए रीजनिंग सब्जेक्ट। डेली दिन में मैं बोलूंगा 1.5 से 2 घंटा रीजनिंग पढ़ें। अगर आप 1.5 से 2 घंटा डेली रीजनिंग पढ़ेंगे, तो 1 से 1.5 महीने में मुझे 100% पता है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मेरे साथ तैयारी करते हैं, तो मुझे पता है कि 1 से 1.5 महीने में रीजनिंग का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डेली कंप्लीट करें। कहां से करना है, तो एक वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहां पे मैंने कंप्लीट एसएससी का सिलेबस कहां से करें, किन टीचर्स से करें, वो बता रखा है। उस प्लेलिस्ट में जाकर ये जो वीडियो आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको खोल लेना, वहां पे मैंने टीचर्स का नाम बता रखा है। ठीक है, विक्रमजीत सर, दीपक सर एनटीपीसी के बारे में पढ़ाया था उन्होंने, वाईफाई स्टडी चैनल पढ़ाते थे, अब पता नहीं कौन चैनल पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। पीयूष सर है, काफी सारे बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्होंने यूट्यूब में फ्री में रीजनिंग पढ़ा रखी है। इनसे आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस पढ़ना है एक बार, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फालतू की चीजों के चक्कर में ना पढ़े कि लाइव क्लास ले रहे हैं, रीजनिंग का नया पढ़ा रहे तो नया पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सारी चीजें सेम होती है, सिलेबस सेम ही है, रीजनिंग का चेंज नहीं होता हर साल। तो जो पढ़ा चुके हैं वही पढ़े, जल्दी से जल्दी 1 से 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। डेली दिन में 2 सेट लगाएं रीजनिंग के। आरबी रेवोल्यूशन चैनल है शुभम सर का, उनका टेलीग्राम चैनल है, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ही मैंने उनकी पीडीएफ डाल रखी है रीजनिंग की। जैसे सीजीएल की जो रीजनिंग की पीडीएफ है वो डाल रखी है मैंने मॉक फॉर्मेट में। तो 25-25 क्वेश्चन है, आप टाइमिंग लगाएं, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 15 मिनट 18 मिनट में सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, 2 सेट डेली टाइमर के साथ आप रीजनिंग के सॉल्व करें 25-25 क्वेश्चन के, तो 50 क्वेश्चन आपने डेली सॉल्व करें। ठीक है, इससे आपके मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। ये कब करना है, एक बार जब सिलेबस आप कंप्लीट कर ले तो। ठीक है, रीजनिंग में सबसे पहले फोकस करना है। रीजनिंग में हमारा टारगेट होना चाहिए कि 40 से 45 के बीच में हमारे नंबर आने लग जाएं 2 महीने के बाद आज से। ठीक है, अगर आज से तैयारी स्टार्ट करिए तो 2 महीने बाद ये एम होना चाहिए कि 40 से 45 के बीच में आपका स्कोर आने लग जाए। मैं एकदम बेसिक बातें करूंगा, एकदम फैक्ट वाली, ये नहीं बोलूंगा कि 50 में से 50 रीजनिंग में लाना है, नहीं। ठीक है, इतनी जल्दी 50 में 50 रीजनिंग में भी नहीं आ सकते, 40 से 45 के बीच में आप इजीली ला सकते हैं। बस मेहनत करनी है आपको अच्छे से, डेली 1.5 से 2 घंटा रीजनिंग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकंड सब्जेक्ट, किस पर आपको फोकस करना है ज्यादा। सेकंड आप कर सकते हैं मैथ पर फोकस।
मैथ में बोलूंगा ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, डेली 2 से 2.5 घंटा आप देंगे तो मैथ्स के लिए सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। जब आप नोट्स बनाते हैं, किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो नोट्स बनाते टाइम क्या करना है, अगर सर एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन कराए तो खाली एक ही नोट करें या मैक्सिमम 2 नोट करें। नोट करने के चक्कर में आप पूरा दिन मैथ्स में बिता देते तो ऐसा ना करें। 2 से 2.5 घंटा मैथ्स के लिए सफिशिएंट है। और कोशिश करें जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उन पर टारगेट करें। जैसे जो बड़े बड़े चैप्टर का मेरा मतलब ये है, थोड़ा एडवांस पे ना जाएं। एडवांस की वेटेज ज्यादा होती है मुझे पता है, लेकिन अर्थमेटिक मैथ्स के ज्यादा चैप्टर करें, क्योंकि एडवांस को पढ़ने के चक्कर में आपको समझ में कुछ आता नहीं एडवांस मैथ में, और आप स्कोर भी नहीं कर पाते एग्जाम में। तो आप ऐसे चैप्टर्स ले जो आपको थोड़े इजी लगते हैं, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है। तो ऐसे चैप्टर थोड़े इजी हैं और उनकी वेटेज भी अच्छी खासी, वो वाले चैप्टर से पहले आप फोकस करें। अगर आप बिगिनर है तो मैं बोलूंगा आप अर्थमेटिक मैथ्स फोकस करें ज्यादा। एडवांस मैथ्स को अभी हाल के लिए छोड़ दें। आप सोचें कि टीयर 1 के बाद मैं एडवांस मैथ कर लूंगा, ठीक है। टीयर 1 के लिए आपको अर्थमेटिक मैथ अच्छे से कर लेनी है। अर्थमेटिक मैथ के सारे चैप्टर्स आप कोशिश करें, जो मैक्सिमम चैप्टर्स है वो आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। जितने भी चैप्टर कर रहे हैं, चाहे सारे चैप्टर नहीं कर रहे हैं, 5-6 चैप्टर ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करें कि एग्जाम में जाने के बाद ये ना हो कि उसका क्वेश्चन भी सॉल्व ना हो, उसका क्वेश्चन तो 100% सॉल्व हो ही जाए। मैथ्स में क्या करना है, एक चैप्टर जो आपने पूरा पढ़ लिया तो उसका दूसरा पढ़े, कम से कम 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाए। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन दोनों आप पढ़ के जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तभी सॉल्व हो पाएंगे। आप सोच रहे हैं सीधा मैंने परसेंटेज पढ़ लिया तो सर से, अब मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाता। 1-2 बार आपको टीचर ने जो पढ़ाया उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, उन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तब जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। मैथ में थोड़ी मेहनत लगती है, इसीलिए मैंने रीजनिंग में आपको बताया कि रीजनिंग में पहला एम होना चाहिए आपका 40 से 45। मैथ में कहता हूं 50 में से आप 20 ला सकते हैं, 20 से 25 के बीच में तो लाएंगे, ठीक है। इतना एम रखें कि 20 से 25 के बीच में आ जाए। ये नहीं कि मैथ में 45 प्लस लाना, अभी से ही एम बना लिया, ऐसा ना करें। एक बार मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूंगा कि मैथ्स में कौन से चैप्टर की ज्यादा वेटेज है। तो अर्थमेटिक मैथ्स में उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करिएगा जिनकी ज्यादा वेटेज, जैसे परसेंटेज से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आता है क्वेश्चन, ठीक है, CISI का एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसे चैप्टर फोकस करें। मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो इस चैप्टर को आप बात के लिए भी रख सकते हैं। तो ऐसा आप देख के मैथ्स के, अर्थमेटिक मैथ्स के चैप्टर्स आपको पहले कंप्लीट करने हैं, ठीक है। मैथ्स में रखते हैं हम 20 से 25 के बीच में। इसके बाद बात करते हैं थर्ड हम बात करेंगे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश में कहूंगा कि आप डेली वोकैब पढ़ें, ठीक है। वोकैब आप सोचें कि इतने जल्दी याद तो हो भी नहीं पाएगी, तो सारी वोकैब ना करें, जो SSC की प्रीवियस ईयर वोकैब है खाली उसे अभी याद करने की कोशिश करें। निमोनिक का तरीका है, रूट वर्ड का तरीका है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, या फिर रटने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप रटने के तरीके से भी याद कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर वोकैब पढ़ लें आप, ईडियम फ्रेज, कन्वर्ट सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इन चारों को आपको पढ़ना पड़ेगा। किरण की जो बुक आती है SSC की प्रीवियस ईयर की, उस बुक का PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है। बाकी आप पे वो बुक है तो उस बुक में सारे ही SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप डेली टारगेट बनाए 20-20 सब में से याद करूंगा तो आधे तो याद हो ही जाएंगे एग्जाम तक। आधे भी याद हो गए तो पूरे नहीं तो 10 नंबर की वोकैब है तो 5 नंबर तो आप स्कोर कर ही लेंगे, ठीक है। वोकैब में ये होता है कि कोई चीज ऐसी नहीं है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो वोकैब पे थोड़ा कमांड करके चले अभी से ही। डेली में कहूंगा डेली 1 घंटे का टारगेट बनाए, उसमें 15 मिनट एंटोनिम, 15 मिनट सिनोनिम को, 15 मिनट वन वर्ड को, और 15 मिनट आप ईडियम को दे दें, ठीक है। ऐसे 15-15 मिनट चारों सेक्शन में वोकैब के आप डिवोट कर दें, ठीक है। स्पेलिंग पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, बेसिक वो हो जाता है। बाकी आपको लगता है स्पेलिंग पढ़नी है मुझे तो अभी टाइम ना दे, अभी उसके लिए टाइम नहीं है। नेक्स्ट आपका बात करें ग्रामर के रूल्स। ग्रामर के रूल्स आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप KD कैंपस में से सारे रूल्स पढ़ लेते हैं और 2-3 बार आप एग्जाम तक पढ़ सकते हैं। किसी टीचर के चक्कर में ना पढ़े अभी कि मैं किसी टीचर का कोर्स ले लेता हूं इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो लेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप 1 से 2 चैप्टर 3 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे, तो ऐसा ना करें अभी मैं कहूंगा कि किरण वो जो KD कैंपस की बुक आती है या फिर प्रिलिम टू पैरामाउंट बुक आती है, उस बुक को ले लें, उस बुक से ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ें और पीछे उसके क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इतना अभी के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं और 3-4 बार KD कैंपस की बुक को पूरा पढ़ लेते हैं और थोड़ी वोकैब प्रीवियस से पढ़ लेते हैं, तो आपके 50 में से ज्यादा नहीं तो 25 से 30 नंबर के बीच में आप कर लेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो बहुत बढ़िया, आप 40 से भी अबव स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, तो 3 चीजें आपकी, डेली सुबह उठ के 15 से 20 मिनट रीडिंग जरूर करिएगा, ठीक है। कोई भी आप जो इंडियन ऑथर है उसकी नोवेल ले सकते हैं, या फिर 9th 10th की जो इंग्लिश की बुकें आती हैं अपनी NCERT की, उसे पढ़ सकते हैं। 15 से 20 मिनट जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको वोकैब पढ़नी है डेली 1 घंटा। कहां से पढ़नी है? किरण की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, उसमें से प्रीवियस ईयर SSC के वोकैब को आपको पढ़ना है। तीसरा आपको करना है डेली 1 चैप्टर जो KD कैंपस की बुक है उसमें से पढ़ना है, ठीक है। आज आपने चैप्टर पढ़ लिया तो कल उस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सब चीजों को टाइम देना है। एक दिन में खाली इंग्लिश कर रहा हूँ, एक दिन खाली मैथ्स कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
तो इतना इंग्लिश के लिए करना है। अगर आप 30 तक भी स्कोर कर पाए इंग्लिश सेक्शन में तो मुझे लगता है बहुत सही स्कोर है, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से पहले थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, काफी अच्छी लेवल पे आपकी इंग्लिश, तो आप 40+ भी इंग्लिश में स्कोर कर पाएंगे। मैथ्स के बारे में आपको एक बार और बता देता हूं कि मैथ्स में देखिए टीचर सिलेबस करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। कौन से टीचर सिलेबस करना है वो मैंने आपको बता रखा है वीडियोज में, उसमें मैंने बता रखा है किस टीचर से आप कर सकते हैं, कौन से टीचर ने काफी अच्छा पढ़ाया, और उनके वीडियोज है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, कुछ टीचर्स का फ्री कोर्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक बार आप टीचर से मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके बाद जो टीचर ने पढ़ाया उसको रिवाइज करें, समझे कि क्या कॉन्सेप्ट थे, कैसे चीजें हो रही हैं, बेसिक समझने की कोशिश करें। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़े, रट्टा ना मारे कि 5 से 7 हो गया, 7 से 6 हो गया, ऐसे चल रही। रट्टा नहीं मारना, क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी। जब तक आपको ये पता नहीं होगी एग्जाम में क्वेश्चन आप टैकल नहीं कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस पर ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं, ट्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं कि ट्रिक से कर लेंगे, ट्रिक से कर लेंगे। ट्रिक नहीं होती, आपको जब तक बेसिक नहीं पता है तब तक आप क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाएंगे। फिर आप कितना भी अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर ले, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप टेंशन में आएंगे कि मैंने तो बहुत अच्छे से करा था लेकिन हो नहीं पाया। बेसिक समझे, एक बार टीचर से पढ़ा, उसके बाद उसे रिवाइज करा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आए, तब जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। कम चैप्टर पढ़े, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं उसे ऐसा पढ़े कि एग्जाम में उसका क्वेश्चन आए तो बिल्कुल 100% आप सॉल्व कर पाए। लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जीके के बारे में। जीके में कई बार ये होता है कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में आउटपुट नहीं आ पाता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, मैंने सीजीएल का एग्जाम जो भी 2021 में हुआ था वो मैंने दिया था। ठीक है, टियर 1 क्वालिफाई है, टियर 2 भी दे चुका हूं मैं, और टियर 3 भी दे चुका हूं। उसका रिजल्ट आने वाला है। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं आपको चीजें बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स है, कहां पे क्या गलतियां रही, वो सब बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सीजीएल में मेरे मार्क्स कितने थे जीके सेक्शन में। जीके में मेरे 50 में से 5 मार्क्स। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में मैंने पेपर दिया था, दोनों ही लेवल का, 2 और 3। 2 में मेरे 94, 3 में 98। तो उसमें मेरे जीके में बहुत अच्छा स्कोर रहा, क्योंकि रेलवे की जीके एसएससी कंपैरिजन में आसान आती है। लूसेंट बुक मैंने पढ़ रखी होगी 8 से 10 बार। ठीक है, तो जीके मेरी काफी अच्छे लेवल पे है, लेकिन एसएससी में कभी कभी ऐसी जीके आ जाती है कि आपसे टैकल ना हो पाए। ठीक है, जैसे इस बार मैंने एमटीएस का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे 25 में 17.5 नंबर है जीके में। तो कई बार जीके एसएससी की इजी होती है, कई बार ऐसी होती है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो जीके में अपना सारा टाइम नहीं दे देना है। कई लोग होते हैं जो नई नई तैयारी स्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं जीके को करूंगा, जीके थोड़ी आसान होती है, रटने वगैरह वाला सब्जेक्ट है, तो वो उस पर टाइम देते रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ही ज्यादा उसको चाहिए। ठीक है, कई बार आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन उतना आउटपुट नहीं आ पाता है। बाकी देखिए, रीजनिंग में आप मेहनत करोगे तो आपका आउटपुट आएगा, इंग्लिश में मेहनत करोगे तो आपका आउटपुट आएगा, लेकिन जीके में आपका उतना आउटपुट नहीं आ पाता। तो ध्यान रखना है, जीके को उतना ही टाइम देना है जितना रिक्वायर्ड है। 2 से 2.5 घंटे, 2 घंटा भी दे रहे हैं आप तो अभी मुझे लग रहा है इनफ है। आप बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, अगर आप बिगिनर है तो बाकी 3 सब्जेक्ट जो हैं इन पर ज्यादा टाइम दे। जीके को 1 से 1.5 घंटा भी दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करना क्या जीके सेक्शन में, सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़नी है। लूसेंट लेकर आनी है, या फिर मनोहर पांडे जी की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की जीके की, इन दोनों में से कोई भी एक बुक लानी है। मैं प्रेफर करूंगा आपको, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मनोहर पांडे जी की बुक लाएं, अरिहंत की, क्यों पतली बुक है थोड़ी, और आप ज्यादा मोटी बुक देखेंगे तो आपको डर भी लगेगा। तो उस पतली बुक को आप 3-4 बार पढ़ लेंगे तो चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी और दिमाग में रहेंगी भी। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आए तो उसे आप टैकल कर पाओ। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया जो है, आधुनिक भारत का इतिहास है, वही पढ़ना है हमें। जो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत है, वो अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक भारत से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो पहले उसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप स्टार्ट करें पॉलिटी को। पॉलिटी दोनों ही बुक में काफी कम पन्नों पे दे रखी है, तो आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं अभी, तो उसको अच्छे से पढ़ें। पॉलिटी से क्या होता है, पॉलिटी थोड़ी कम भी है, आसान भी है, और आप उससे पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी जाता है। ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण संशोधन हुए जो, वो पढ़ने हैं। बाकी कहाँ से हमारे संविधान में क्या चीजें आई वो पढ़नी है। बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जीके के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी है, टॉपिक्स वगैरह, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, पॉलिटी के बाद आप ज्योग्राफी पाएंगे। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें आप खाली ग्रहों के बारे में पढ़ लें थोड़ा। ठीक है, बाकी मेन फोकस देना है इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी में हमारे जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं, जहां पर हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत कौन सा कहाँ पे, सतपुड़ा कहाँ पे है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमारी नदियां गंगा कहाँ से निकलती है, किन किन राज्यों में बहती है, कौन सी नदी से मिलती है, बांग्लादेश में कौन से नाम से बहती है, तो नदियों के बारे में और माउंटेन के बारे में इंडिया के, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है ज्योग्राफी में। थर्ड हम बात करें तो ये 3 बात हो गई हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स में, उसमें क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर आप बिगिनर है तो आप स्टैटिक जीके पे आ जाए। लूसेंट बुक के सबसे पीछे मिसलेनियस नाम से एक सेक्शन है, जिसे स्टैटिक भी कहते हैं उसे हम, कि विश्व में प्रथम क्या किसने काम किया। ठीक है, हमारे फोक डांसेस हैं, ठीक है, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सब हमको पढ़ना है ज्यादा, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैंने एक बुक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, काफी अच्छी बुक है, आप उसे देख सकते हैं, वो आपके काफी काम आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप जीके के लिए कर सकते हैं। ये हो गया 45 मिनट या 1 घंटा आप ये करेंगे।
इसके बाद डेली दिन में टाइम निकाले आधा घंटा करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर डेली नहीं करने हैं, मंथली करंट अफेयर करने हैं। जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है मंथली करंट अफेयर उससे करें। गौरव गर्ग सर की वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाती हैं फ्री, या फिर टेलीग्राम पे मिल जाती है, आप उनसे कर सकते हैं। या फिर गौरव नाम से एक और सर है, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, उनसे आप कर सकते हैं। मैंने नाम सुना है, मैंने पर्सनली उनसे नहीं करा है, मैं गौरव गर्ग सर से आजकल कर रहा हूँ। और भी काफी सारे टीचर्स हैं काफी अच्छे, उन्होंने करंट अफेयर करा रखे हैं। या फिर स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर करनी है, मेन बात ये है, डेली करंट अफेयर के चक्कर में टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। तो ये था जी की बात। तो ये तो हो गई सारी बात जो बिगिनर्स को करना है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अपना मेन फोकस आपको कहाँ देना है, मेन फोकस देना है रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग को करना है डेली 1.5 से 2 घंटा। उसके बाद इंग्लिश में वोकैब करनी है, और केडी कैंपस से जो रूल्स है उन्हें पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद वोकैब कौन सी करनी है, प्रीवियस ईयर वाली। उसके बाद मैथ करनी है। मैथ में खाली अर्थमेटिक मैथ के चैप्टर्स हैं, उन पे अभी फोकस करें, क्योंकि एडवांस मैथ के चक्कर में पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे और मैथ आपको समझ में आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अर्थमेटिक मैथ के चैप्टर करें और मैथ में ज्यादा टाइम ना दें। डेली 2.5 से 3 घंटा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश ना करें। एक टॉपिक है उसका 1 ही या 2 एग्जाम्पल नोट करें। उसका जीके पे आना है। जीके मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री में क्या पॉइंट पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिया। आपको आयोग समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में एक बार दोबारा वीडियो देख लें, लिख लें, ठीक है। बार बार वीडियो देखने के चक्कर में ना पड़े, आज स्ट्रैटेजी ये है, कल स्ट्रैटेजी वो बनाई, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तब क्या होगा कि एग्जाम तक आप खाली स्ट्रैटेजी बनाते रह जाएंगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। उसके बाद है मॉक टेस्ट वगैरह। मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, एक बार सिलेबस हो जाए, 70% सिलेबस हो जाता है आपका, उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, काफी अच्छी ऐप है, उससे मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, तो आप भी उससे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चीजें काम करेंगी। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई वो कैसे काम करती है। देखिए, जो रीजनिंग है, जो मैंने आपको बताया, हमें रीजनिंग में ज्यादा स्कोर लाना है, 40 से 45 के बीच में रीजनिंग को टारगेट करना है, ठीक है। और ये काफी इजी है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें पता है रीजनिंग सब्जेक्ट वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मैथ में हमारा स्कोर होना चाहिए 25 से 30 के बीच में। सिर्फ सेलेक्टेड जो टॉपिक्स है हमें मैथ में वो करने हैं, पूरा एम नहीं करना है, ठीक है, कि हमारा 50 में 50 आएगा। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी सेम 25 से 30 के बीच में, और आ सकता है जो मैंने आपको बताई वो चीजें आप अच्छे से करते हैं 2-3 महीने, तो 100% 25 से 30 का, इससे भी ज्यादा आपका इंग्लिश का स्कोर आने लग जाएगा। उसके बाद जीके में वर्स्ट केस जो होता है 10 से 15 के बीच में आपका स्कोर आ जाएगा। मैंने बोला कि मेरे 5 नंबर आए थे, तो जरूर आए थे वो नंबर, लेकिन वो शिफ्ट इस साल की सबसे मुश्किल शिफ्ट थी, और उसमें 16 नंबर का जो मेरा इंक्रीज है वो नॉर्मलाइजेशन में हुआ था। तो 16 नंबर जब बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो आपको पता है वो शिफ्ट कितनी ज्यादा मुश्किल रही होगी। तो 16 नंबर का बेनिफिट भी मिला जब 5 नंबर आए हैं, वरना नॉर्मल जब शिफ्ट होती है तो वहां पर आप रीजनिंग में 10 से 15 इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक वर्स्ट साइड लेके चलता हूं कि आप रीजनिंग में 45 नंबर नहीं ला पाए, 40 तक आपने स्कोर कर लिया, ठीक है। मैथ्स भी ऐसी मुश्किल सब्जेक्ट लगा आपको, उसमें आप 30 नहीं ला पाए, 25 ले आए, ठीक है। इंग्लिश में लेकिन आप 30 ले आए, ठीक है। ऐसे ही मैथ में 10 से 15 के बीच मैं मान लेता हूं 12-13 नंबर, 15 मान लेते हैं, 15 लेकर आ गए। अभी मैं इसे कम कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। देखिए 25 और 15 कितना हो गया, 25 और 15 40, और 40 80 और 30 110 नंबर आप लेकर आ गए। मैं मानता हूं कि 100 और 110 के बीच में आप नंबर लेकर आ गए, 105 करीब आपके रॉ नंबर आ गए, रॉ स्कोर, ठीक है, एक एवरेज शिफ्ट में। तो आपकी कट ऑफ 100% सीजीएल 2022 की क्लियर हो जाएगी टीयर 1 की। और हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, कोई लीड नहीं बनानी। पहले क्या होता था, हमारी कट ऑफ जितनी है उससे 20 नंबर के हम एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करते थे, ताकि जो ओवरऑल नंबर हमारा अच्छा है और रैंक अच्छी आए, ठीक है। तो इस बार तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप 100 से 110 के बीच में रॉ नंबर ले आते हैं तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर देंगे। और ये मैंने तब बताया जब आप लीस्ट नंबर स्कोर करते हैं तब, ठीक है। आपको पता है सीजीएल 2021 में जो कट ऑफ थी, यूआर की बात करूंगा, यूआर की कितनी थी, 132 नंबर कट ऑफ थी। और एवरेज देखते हैं आप, एक्चुअल एवरेज जो था वो 120 था। लोग एवरेज जो स्कोर कर रहे थे, रो स्कोर, वो 120 कर रहे थे, और रो स्कोर ही बढ़कर 132 हो रहा था, तब जाके आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही थी। तो मतलब रो स्कोर के हिसाब से आप अगर 120 नंबर ला रहे थे सीजीएल 2021 में, तो आप कट ऑफ जो है वो क्लियर कर पा रहे थे। और पिछली बार के हिसाब से पता है आपको, वैकेंसी भी 3 गुना है, तो 120 इस बार एवरेज तो रहेगा नहीं, इस बार एवरेज भी कहीं ना कहीं कम होगा, और वो 100 से 110 के बीच में ही रहेगा, या इससे भी कम एवरेज इस साल हो सकता है, ठीक है। ये मैंने सबसे ज्यादा बताया कि ज्यादा जो एवरेज होगा वो 110 तक होगा, ठीक है। तो कुछ सेलेक्टेड चीजें पढ़कर, ठीक है, और उन चीजों पे अपनी कमांड करके आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बट ये है कि दिन में आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया, शेड्यूल बताया, उसे आपको अच्छे से फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी एक स्ट्रेटेजी होगी, उनसे उन्हें बेनिफिट भी हो रहा है, तो उसी स्ट्रेटेजी पर रहे। दूसरों की बातों में आके अपनी स्ट्रेटेजी को आपको बदलना नहीं है, उसी स्ट्रेटेजी पर रहना है। बस देखिए थोड़ा टाइम आपको जीके को ज्यादा देना होगा, और डेली में कहूंगा 1 या 2 सेट रीजनिंग के अपने टाइम टेबल में ऐड कर लें। पहले हम क्या करते थे, रीजनिंग थोड़ी कम करते हैं,
तो अब रीजनिंग को थोड़ा ज्यादा फोकस देना, टीयर 2 पे मेन फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं, आपने 1-2 एग्जाम निकाल रखे हैं एसएससी के, तो आप इजीली टीयर 1 निकाल लेंगे सीजीएल का। आपको मेन फोकस देना है टीयर 2 पे। और टीयर 2 में भी देखिए इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आपकी ऑलमोस्ट सही होगी, जीके आपकी थोड़ी वीक होगी, जीके पे ज्यादा टाइम दे, ठीक है। मैथ्स में कोई टॉपिक वीक है, इंग्लिश में कोई टॉपिक वीक है, तो उसको जरूर अभी इंप्रूव करें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो इंप्रूव हो सकती है, लेकिन जीके में भी साथ में अपना टाइम दे, ठीक है। तो ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाएं, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, सिलेबस सारा कंप्लीट है, ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाएं। टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है, ऑलिव बोर्ड के हर हफ्ते मॉक टेस्ट आते हैं, तो हर वीक में जो मॉक टेस्ट फ्री आते हैं वो सारे तो बिल्कुल दें, क्योंकि उसमें अच्छा लेवल होता है थोड़ा, और पूरे इंडिया में जो आपकी रैंक चल रही है वो आपको पता चल जाती है, क्या तैयारी आपको करनी है, किस लेवल पे आपको अपने आप को ले जाना है, वो सब आपको बातें पता चल पाती हैं। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे तैयारी करते रहें। बाकी कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, काफी सारी यूजफुल चीजें वहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जो बुक्स हैं वो सारी भी आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप बता दीजिएगा कि एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें डेडिकेटेड सिलेबस क्या है और सिलेबस की वेटेज क्या क्या है, वो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।